इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं इतना, और हम सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति क्या है, एसएचएम क्या है। चलते हैं बोर्ड पर और बात करते हैं अब हम लोग सरल आवर्त गति की। थोड़ा ध्यान से समझना, इस बात में समझने वाला कई चीज़ें हैं, तो इसलिए अब थोड़ा आपको विशेष अपने अपने दिमाग को अपने खोपड़ी में लेकर आओ। अगर दिमाग कहीं और हो तो अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे थे वो शुरू में माहौल बन गया था, उसी बात को समझ रहे थे, और फिर थोड़ा सा हमको विशेष जर्क डालना है दिमाग पर, जिससे कि ये बात हमको समझ में आ जाए। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। अच्छा ये बताओ कि अभी जो मैं बता रहा था कि व्यक्ति, या मैं अपने आप ही बोल रहा था कि ये घर है, घर के इस बिंदु को मध्यमान बिंदु मानकर ए पर जा रहा था और फिर यहाँ से बी पर आ रहा था, तो इस समय क्या हो रहा था, तो इस समय चाल को नियत रखना पड़ रहा था, चाल नियत रखनी पड़ रही थी, चाल नियत रख रहे थे तभी जाके दोलन गति हो पा रही थी, चाल नियत थी तभी दोलन गति हो पा रही थी, और नहीं तो दोलन गति होती ही नहीं। अगर चाल तेज कर देंगे, इधर वाला चाल तेज कर देंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो एक निश्चित समय के बाद जो रोटेशन है, निश्चित समय के बाद मार्ग का दोहराना कंडीशन पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए चाल को नियत रखना पड़ रहा था। अब थोड़ा समझना है, सरल आवर्त गति समझने के लिए आपको बस दिमाग में ये रखना है, अच्छा से देखो, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो भी क्या एक निश्चित कोणीय वेग से चलती है, निश्चित कोणीय चाल से चलती है, दिशा केवल बदलता रहता है लेकिन चाल तो नियत रहता है, तभी वो आवर्त गति हो पाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तब भी उसका चाल तो नियत ही रहता है। तो हमको यहाँ सोचना है कि यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में लाना है, और प्रश्न ये कि क्या दोलन गति में, क्या दोलन गति या आवर्त गति, दोनों अलग अलग है, दोनों को समझा दिया, दोनों में कुछ अलगाव है। क्या दोलन गति या आवर्त गति में चाल अलग अलग हो सकता है, चाल असमान हो सकता है, चाल असमान हो सकता है? ये एक प्रश्न उठ जाता है जो स्वभावतः एक सामान्य अध्ययन पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में भी उठना ही चाहिए कि क्या जो यहाँ हम इससे पहले गति देख रहे थे, आवर्त गति जो हम देख रहे थे, इस आवर्त गति में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, चाल नियत रहेगा तभी होगा। ऐसे ही आवर्त गति के और जो अभी एग्जाम्पल बताया उसमें भी चाल नियत है, और आपको पता है चाल नियत है तो त्वरण का परिमाण क्या होता है, नियत रहता है या फिर शून्य रहता है। चाल नियत है तो त्वरण का परिमाण नियत या शून्य रहता है। तो एक और प्रश्न उठ जाता है, क्या प्रश्न उठता है, चाल असमान हो सकता है, क्या त्वरण लागू हो सकता है, त्वरण लागू हो सकता है? ऐसे प्रश्न मन में आते हैं, और जब ऐसे प्रश्न मन में आते हैं तो उसका जवाब हमको कौन देता है, सरल आवर्त गति उसका जवाब देती है। यार यूट्यूब पर क्लास बफर कर रही है कंटिन्यूअस। चलो यार क्लास को बढ़ाते हैं, यूट्यूब शायद यूट्यूब पर कुछ समस्या आ गई अभी अचानक। बढ़ते हैं आगे, क्लास को आगे बढ़ाओ, ख़त्म करो इसको। तो सरल आवर्त गति में हमने ये देख लिया कि चाल तो नियत रखना पड़ता है, सॉरी हमने देखा कि आवर्त गति में, क्लियर है सर, ठीक है, बस ठीक है। अब ध्यान से 20 मिनट और लगा लो, ख़त्म करो इसको। हमने ये देखा कि जो आवर्त गति है उस आवर्त गति में चाल का परिमाण सेम रह रहा है, मतलब वेग सेम रह रहा है, परिमाण के अनुसार दिशा केवल बदलेगी।
वैसे ही हम देख रहे हैं कि जब यहां भी घूम रहे हैं, सीधे सरल रेखा दोलनी गति कर रहे हैं, तब भी चाल को नियत रखना पड़ रहा है। अब बात आती है कि सरल आवर्त गति क्या है। तो यही दो क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं कि क्या दोलन गति या आवर्त गति में चाल असमान हो सकता है, क्या त्वरण लागू हो सकता है। तो आंसर है हाँ। और जब आवर्त गति में चाल असमान हो सकता है और त्वरण लागू हो सकता है, तो उसी गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। अब आपको थोड़ा इसके बारे में मैं समझाऊं तो क्लियर कट समझ में आएगी बात। देखो, मान लो एक मैं यहां पे एक वृत्त आपको खींच रहा हूं, ध्यान से समझना। एक वृत्त यहां पे खींचा, ये इसका केंद्र है और मैं इसका व्यास ले लिया। एक व्यास ये है और दूसरा व्यास इसका ये है। कोई व्यक्ति जब यहां पर बिंदु ए पर खड़ा है तो इस बिंदु के, इस व्यक्ति के स्थिति से एक लंब खींचो व्यास पर। तो व्यास पर लंब खींचा तो ये आया। अब जब ये बिंदु यहां आ गया, ए चल के यहां आ गया, तो फिर खींचो, ये देखो, फिर यहां खींचोगे तो यहां आ जाएगा। जब यहां आएगा तो लंब व्यास पर यहीं रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब ये व्यक्ति या वस्तु यहां से वृत्त पर गति कर रहा है तो इसके स्थिति से व्यास पर खींचा गया लंब, इसकी स्थिति से व्यास पर खींचा गया लंब एक सरल रेखा में यहां पहुंच गया, यहां तक आ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 यहां तक आ गया। फिर जब यहां से ये चलना शुरू किया, ए जब यहां आया तो यहां कुछ इसका बन गया। यहां जब आ गया ए तो यहां आ गया ये। फिर अगर यहां आ गया ए तो फिर यहां आ गया। फिर जब ये यहां आ गया तो यहां भी आ गया। और फिर जब यहां आ जाएगा तो फिर से यहीं आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो इसके स्थिति से लंब खींच रहे हैं वो लंब क्या हो रहा है, यहां से एक तरफ अधिकतम तक गया और फिर वहां से लौटकर फिर से कहां आ गया, मध्यमान बिंदु केंद्र पर आ गया। और फिर जब आगे चलेगा, देखिए यहां आया तो फिर इधर आ गया लंब, फिर यहां आए तो लंब यहां आ गया, फिर यहां आए तो लंब यहां आ गया, फिर यहां आए तो फिर अधिकतम बिंदु पर आ गया, इधर से फिर से अधिकतम बिंदु पर आ गया। फिर जब यहां से चलना शुरू करेगा, इधर ये चक्कर ही काट रहा है वृत्त पर, लेकिन हो क्या रहा है देखो, फिर ये लंब धीरे धीरे लंब खींचते रहो, ये लंब फिर से आएगा यहां पे तो फिर यहां आ गया। तो हमने देखा क्या कि जो ये लंब खींच रहे हैं, लंब कैसे चल रहा है, तो ये लंब यहां से केंद्र अगर हमारा है तो केंद्र से इस अधिकतम बिंदु पर गया, केंद्र से अधिकतम बिंदु पर जा रहा है, अधिकतम बिंदु पर जा रहा है, और फिर केंद्र से दूसरे तरफ अधिकतम बिंदु पर जा रहा है, दूसरे तरफ अधिकतम बिंदु पर जा रहा है, और फिर देखो यहां गया फिर लौट गया, फिर इधर गया फिर लौट गया। इसका मतलब कि ये एक सरल रेखा में गति कर रहा है। कौन? जब कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस समय क्या होता है, उस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति से व्यास पर खींचा गया लंब, मैं लंब की बात कर रहा हूं, व्यास पर खींचा गया लंब केंद्र के दोनों तरफ क्या करता है, सरल रेखा में एक दोलन गति करता है। और उस सरल रेखा में होने वाली दोलन गति को ही हम क्या बोल देते हैं, सरल आवर्त गति। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, मैंने तो ये जनरल आपको समझाया। और ध्यान रख लेना कि यहां पे होता क्या है, तो इसमें त्वरण रहता है, ये भी सरल आवर्त गति ही लगभग हम मान लेते हैं कि यहां पर एक गोलक बांध लिया, एक पत्थर बांध लो, उसको गोलक बोलते हैं, इसको यहां ले गया और फिर यहां से यहां ले गया। तो ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होता है, झूले की गति भी इसमें आ जाएगी। ये जो गति होती है सच मायने में सरल आवर्त गति है। क्यों? क्योंकि इसका वेग यहां पर सबसे अधिकतम रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये जो रस्सी यहां पे लगी हुई है, ये रस्सी इसको खींचती है, खींचती है। उस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। उस बल का नाम क्या होता है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, ऐसा बल जो किसी वस्तु को अपनी फिर से पुनः अवस्था में लाने का प्रयास करती है, उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल।
ऐसा बल जो किसी वस्तु को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करती है, उसको प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। तो यहां जैसे ही ये आगे बढ़ा तो इस पर एक बल लगने लगा, और आपको पता है कि बल लगेगा इधर, बल लगेगा इधर, तो इधर ही त्वरण लगेगा। पढ़े हो कि बल और त्वरण की दिशा, बल व त्वरण की दिशा क्या होती है? बल व त्वरण की दिशा दोनों क्या होती है? एक तरफ होती है। बल और त्वरण की दिशा एक तरफ होती है, ये रूल है। जिधर बल लगेगा उधर ही त्वरण लगेगा। तो इसका त्वरण भी देखो उल्टा लग रहा है, वेग के विपरीत दिशा में गति हो रही है उधर। जब उधर जा रहा है तो त्वरण भी इधर ही लग रहा है, और ये त्वरण का मान कम ज्यादा होगा। जैसे यहां जाएगा ना तो ये बल और ज्यादा लगने लगेगा, इतना ज्यादा लग गया कि फिर से यहां से इसको लौटना पड़ेगा, दूर नहीं जा पाएगा, लौटना पड़ेगा। मतलब त्वरण भी यहां पे अधिकतम हो जाएगा, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे त्वरण घटेगा घटेगा घटेगा, यहां आएगा तो त्वरण जीरो हो जाएगा। लेकिन त्वरण जीरो हो गया तो बल भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझनी है बात, इसलिए पीछे की बातें कनेक्ट करना है आपको। त्वरण जीरो होगा तो बल भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि गति का प्रथम नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम। कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही बनना रहेगी। तो वो गति में बने रहने के लिए यहां से क्या होती है, ये सीधे भाग जाती है इधर आगे, फिर यहां आती है तो फिर रुक नहीं पाती। जब इधर ये जाता है तो बल फिर से बढ़ने लगता है, बल फिर बढ़ने लगता है। यहां आते आते बल अधिकतम हो जाता है, यहां आते आते बल मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो त्वरण भी क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? यहां पर अधिकतम हो जाता है। और फिर यहां से घूम के आने लगता है, यहां आता है तो त्वरण, और ध्यान रख लेना, यहां पे लिख लेना सब कॉपी में, त्वरण भी शून्य हो जाता है और बल भी शून्य हो जाता है, प्रत्यानयन बल भी शून्य हो जाता है। लेकिन गति के तृतीय नियम के कारण, गति के प्रथम नियम के कारण वो रुकता नहीं है। प्रथम नियम के कारण रुकता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? सीधे निकल लेता है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे त्वरण भी है, और ये त्वरण लगातार बदल रहा है, त्वरण भी बदल रहा है, वेग भी बदल रहा है। कोई पूछेगा वेग यहाँ क्या है? तो यहाँ वेग है शून्य। देखो यहाँ वेग क्या है? शून्य। और यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? अधिकतम। तभी तो यहाँ बहुत तेजी से, अगर कोई पत्थर ऐसे कर दो और कोई एकदम जहां माध्य बिंदु पे खड़ा रहे तो उसको आकर धड़ से बहुत तेजी से चोट लगेगा, और अगर पहले ही जाके वो ले लेगा तो उसका चोट उतना मतलब उस लेवल पे नहीं लगेगा, क्योंकि वेग उस समय बहुत ज्यादा रहेगा। यहां वेग सबसे ज्यादा हो जाता है, जैसे जैसे इधर आता है वेग बढ़ने लगता है, जैसे जैसे उधर जाता है वेग घटने लगता है। तो इन गतियों को हम क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। आशीष भाई बोल रहे हैं सर ठीक है, बट आप ऐप अपडेट हुआ है, क्वालिटी ऑप्शन आया है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उस वजह से प्रॉब्लम मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको कहाँ? तो क्वालिटी में। तो उस क्वालिटी को हम ठीक कराते हैं, हो जाएगा जल्दी ही। और वैसे कहीं कोई समस्या नहीं है, यूट्यूब से तो ठीक ही क्वालिटी होगी। चलो ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोला कि सरल आवर्त गति का ही एक रूप है जिसमें त्वरण का मान मतलब त्वरण भी रहता है, और जिसमें वेग जो रहेगा वो परिवर्तित होता रहता है। वेग में परिवर्तन होता रहता है। वेग के परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, दिशा नहीं, चाल बोल लो। चाल परिवर्तित होता रहता है। उस गति को हम क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। इतनी बात अगर क्लियर है तो भोपू बजाओ। मैं एक बार लिखने वाले पोर्शन पे चलता हूं। इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य अध्ययन के हिसाब से बेसिक बातें माइंड में रखनी है, और वो बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो लिखने वाले पोर्शन पे आते हैं हम लोग। लिखने वाला पोर्शन देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना भैया, कितने बार बजाओगे? तो लिखने वाले पोर्शन पे हम आते हैं। लिखने वाला पोर्शन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में माध्य स्थिति के दोनों तरफ
इस प्रकार आवर्त गति करती है कि उसका त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। देख रहे हो ना, विस्थापन जैसे जैसे बढ़ रहा है त्वरण भी बढ़ रहा है, विस्थापन कम हो रहा है त्वरण भी कम हो रहा है, इसलिए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती बोला जा रहा है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा उसकी दिशा माध्य स्थिति की तरफ हो। त्वरण की दिशा किधर है? माध्य स्थिति की तरफ, अभी यही समझाया, तरफ हो तो वस्तु की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वस्तु से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। किसके परितः? तो वृत्त के व्यास के परितः, या बोल सकते हो कि वृत्त के केंद्र के परितः। सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषताएं क्या है? तो यह आवर्त गति है, हाँ है। इसकी यह दोलन गति है, डेफिनेटली दोलन गति है, जिसमें वस्तु सरल रेखा के दोनों तरफ सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा नहीं है, माध्य स्थिति है, ध्यान रखना। साम्य स्थिति के दोनों तरफ सरल रेखा में गति करती है, साम्य स्थिति है ये, इसको ठीक कर लीजिएगा। वस्तु का त्वरण सदैव माध्य स्थिति की तरफ से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। माध्य स्थिति की तरफ से तरफ रहेगा और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। जितना दूर खींच के ले जाओगे उतना त्वरण ज्यादा होगा, क्योंकि बल ज्यादा हो जाएगा। जितना पास रखोगे उतना त्वरण कम, उतना बल भी कम, ये ध्यान रख लेना है। लेकिन त्वरण की दिशा हमेशा किधर होगी? मध्यमान बिंदु की तरफ होगी, यह आपको दिमाग में रखना है। और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगी। जितना विस्थापन बढ़ाओगे उतना ज्यादा ही त्वरण का मान भी और बल का मान भी बढ़ता रहेगा। त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की तरफ होती है, यह बात हो गई है। अब ये बात हमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। और सिंपल पेंडुलम जैसे ही पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा 100%। तो आते हैं हम लोग आगे और बची बातों को कंप्लीट करते हैं। एक बार शुभम राय बोल रहे हैं, सर अगर मैं किसी धागे पर कोई वस्तु लटका के टेबल पर लटका के स्वतंत्र छोड़ दूं तो गति करती रहेगी क्या? वह लोलक की तरह करेगी ही, जाहिर सी बात है। अब गति करेगी, लेकिन आप वायु श्यानता भी तो है ना, श्यान बल है, वो रोक देगी उसको। अदरवाइज वो लोलक की तरह गति तो करेगी ही, डेफिनेटली करेगी। आप जरूर थोड़ी नहीं कि लोलक बनाना ही है। लोलक क्या होता है अभी समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ो, थोड़ी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता एक बार देख ही लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति की विशेषताएं, सरल आवर्त गति की विशेषताएं, सरल आवर्त गति की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? तो हमने देखा कि ये एक आवर्त गति है, एकदम सही बात है। आवर्त गति है, सही है। दोलन गति है, ये भी सही है। आवर्त गति, जब दोलन गति आवर्त गति होती है तो जाहिर सी बात है कि ये दोलन गति ही है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति होती है इसलिए आवर्त गति भी है। दूसरा क्या? तो इसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा वो विस्थापन बढ़ेगा, वैसे वैसे त्वरण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, और इवन बल का मान भी बढ़ेगा। यह आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर वेग हो जाएगा यहाँ पर वेग हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ वेग हो जाएगा 0। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पर वेग हो जाएगा 0, यहाँ पर बल हो जाएगा मैक्सिमम और त्वरण भी हो जाएगा मैक्सिमम। यह आपको दिमाग में रखना है। और त्वरण की दिशा सदैव किधर होती है? त्वरण व बल की दिशा सदैव किधर होती है? माध्य स्थिति के तरफ होती है, माध्य स्थिति के तरफ होती है, माध्य स्थिति के तरफ होती है।
तो ये आपको दिमाग में रखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। इससे और भी हम जानकारी इसके आगे ले सकते हैं जो हमारे काम की नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही एक उदाहरण होता है सरल लोलक का। तो सरल लोलक क्या है ये समझो। सरल लोलक जिसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक क्या है समझो। तो सरल लोलक कोई एक चीज नहीं है। मतलब क्या है कि एक सतह लो, जो सतह कैसा रहे, दृढ़। समझना थोड़ा ध्यान से, बहुत आसानी समझ में आएगा। एक दृढ़, दृढ़ मतलब होता है काफी हार्ड, कठोर, रिजिड। दृढ़ सतह ले लिया और दृढ़ सतह से एक डोरी लेना है। और बड़ा मजेदार बात आपको मैं बताऊं कि डोरी कैसी होनी चाहिए, भारहीन होनी चाहिए। आदर्श बात है। ऐसी कोई डोरी है क्या जो भारहीन रहे? ऐसी कोई डोरी बताओ जो भारहीन होती हो, जिसमें भार ही नहीं होता है। तो हम पढ़ने के लिए आदर्श में इसको मान लेते हैं, व्यवहार में ऐसा थोड़ी नहीं है, भार तो रहेगा ही। तो भारहीन डोरी रहे, डोरी भारहीन भी रहे और उसके साथ साथ अवितान्य भी रहे। अवितान्य, अवितान्य मतलब होता है जो लंबाई के अनुदिश जरा सा भी बढ़े नहीं। लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर बढ़े नहीं। लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर बढ़े नहीं। लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर बढ़े नहीं, उसको अवितान्य बोलते हैं। ऐसी डोरी तो हमको मिलना बहुत मुश्किल काम है कि अवितान्य भी रहे और भारहीन रहे। बट ठीक है, आदर्श में परिभाषा यह है तो चला लेते हैं। भारहीन डोरी, अवितान्य रहे। यहां पर एक ऐसा वस्तु लटकाना है, एक ऐसा वस्तु लटकाना है कि इस वस्तु में क्या क्या आपको बिंदु आकार का रहे, बिंदु आकार का रहे। अजीब बात है, बिंदु आकार का रहे और इसका भार अच्छा खासा हो। इसमें भार, भार अत्यधिक हो, मतलब द्रव्यमान अधिक हो। भार अत्यधिक रहे, द्रव्यमान अधिक रहे। और इस वस्तु को जब यहाँ लटका दिया गया है तो लटकाने के बाद ये पूरा जो इतना सिस्टम आपको दिखेगा, इस पूरे सिस्टम को हम एक लाइन में अगर कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सरल लोलक। तो सरल लोलक में ध्यान रखो कि जो इस वस्तु को लटकाते हैं ना, इस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? बॉब, BOB, बॉब। बॉब मतलब होता है गोलक, बॉब मतलब होता है गोलक। और फिर दिमाग में ये रख लो कि इस जिस बिंदु से इसको लटकाया गया है, जिस बिंदु से इसको लटकाया गया है, इसका नाम O रख लूं तो इस बिंदु को हम बोलते हैं क्या? निलंबन बिंदु, निलंबन बिंदु, या इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। निलंबन बिंदु या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पूरे बात को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? सरल लोलक। अब इस सरल लोलक को आपकी मर्जी है कि आप कैसे धागा ले रहे हैं, क्या यहाँ बांध रहे हैं। जो भी यहाँ बांधेंगे उसको बॉब गोलक बोलते हैं। ये छोटा सा आप देखेंगे प्रैक्टिकल करते समय, जब आपको 9th क्लास में फिजिक्स का प्रैक्टिकल लिखवाया गया होगा, किए हो नहीं किए हो मैं नहीं जानता, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो छोटा सा काले कलर का एक रहता था और उसमें हुक लगी रहती थी, उसको बॉब बोलते थे, गोलक बोलते थे। उसमें धागा और स्टैंड लगा होता था, स्टैंड में लगा के उसको दोलन कराते थे हम लोग। तो वो दोलन इस टाइप का करता था और वो दोलन सरल आवर्त गति करता था। हालांकि सरल आवर्त गति में सरल रेखा में चलना जरूरी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा कर्व ये होता है तो मान लेते हैं कि वो सरल आवर्त गति ही है। क्लियर इतनी बात? कोई कुछ अभी बोला है? 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, वही बात तो है शुभम राय जो बोले थे। सरल लोलक तो समझ में आ गया कि सरल लोलक क्या है। सरल लोलक के बारे में आपको क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है। हम सरल लोलक, एक चीज और ध्यान रख लो, यहां मैं आपको और बता दूं कि आदर्श रूप में सरल लोलक नहीं होता है। आदर्श रूप में
सरल लोलक नहीं बन सकता, जैसा परिभाषा लिखा गया है आपको, सरल लोलक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवहार में आदर्श रूप में सरल लोलक बन सकता है, आदर्श रूप में सरल लोलक बन सकता है, परंतु व्यवहार में नहीं, परंतु व्यवहार में नहीं। जैसा कि इसने परिभाषा दिया है वैसा नहीं बन पाएगा। ऐसी डोरी कहाँ मिलेगी जो भारहीन रहे, ऐसी डोरी कहाँ मिलेगी जो अवितान्य रहे, ऐसा बॉब कहाँ मिलेगा जो बिंदु आकार का रहे और अच्छा खासा उसमें भार भी रहे। ये नॉर्मल जगह पे ये ऐसा चीज़ कहाँ मिलेगा जो एकदम दृढ़ रहे। कितनी भी दृढ़ चीज़ लेंगे तो हल्की फुल्की उसमें शायद मॉलिक्यूल उसके ऊपर नीचे होते ही होंगे, ऐसा मान सकते हैं, बट पढ़ने के लिए यूज कर लेते हैं। ये अगर आपके दिमाग में है तो हम पढ़ते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का, सरल लोलक का, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या रहेगा? जाहिर सी बात है कि सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय, सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय ही क्या कहलाएगा? सरल लोलक का आवर्तकाल। इसका आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी, रूट में L अपॉन जी, जिसको मैं अगर लिखूं तो T बराबर होता है 2 पाई रूट में प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई बटा में, प्रभावी लंबाई बटा में गुरुत्वीय त्वरण, प्रभावी लंबाई बटा में गुरुत्वीय त्वरण। जिस जगह पे है उस जगह का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में तो डिटेल करूंगा। अलग अलग जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, पृथ्वी के सतह पर देखें तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर कम होता है, पृथ्वी के अंदर जाएं तो घटता है, पृथ्वी के ऊपर जाएं तब भी घटता है, और पृथ्वी के समुद्र तल पर औसत मान लिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी आप भोपाल में जाएंगे कुछ अलग निकलेगा, इंदौर में कुछ अलग निकलेगा, जयपुर में कुछ अलग निकलेगा, कानपुर में कुछ अलग निकलेगा, लेकिन जनरलाइज करके पढ़ते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेते हैं। अब ये प्रभावी लंबाई क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो जो ये रस्सी की लंबाई है, ध्यान से समझ लो कि रस्सी की लंबाई है L डैश मान लिया, और ये जो बॉब है इस बॉब का केंद्र यहाँ पे है, तो इसकी त्रिज्या हम लेते हैं, इतना इसकी त्रिज्या लेंगे, और इसकी त्रिज्या मापने के लिए इसकी त्रिज्या अगर मान लो R है तो इसकी त्रिज्या मापने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हो। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करके R निकालते हैं। कोई पूछेगा कि यहां तक का क्यों दूरी निकालते हैं, तो किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार को जिस बिंदु पर हम केंद्रित मान लेते हैं उसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ये जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे उन लोगों का आइडिया होगा। जैसे हमारे शरीर का पूरा भार लगभग हमारे नाभि के आसपास केंद्रित है। आप जाके किसी तराजू पर अपना हाथ ऐसे रख दो, आपका पूरा द्रव्यमान नहीं मिलेगा। आप एक केवल पैर रख दो, आपका पूरा द्रव्यमान नहीं निकलेगा। लेकिन आप ये नाभि वाला हिस्सा रख दो, बाकी हाथ पैर बाहर रखो, तब भी आपका पूरा द्रव्यमान मिल जाएगा। तो किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, उस गुरुत्व केंद्र पर ही पूरा उसका भार केंद्रित रहता है, और सामान्यतः यह मध्य बिंदु में होता है। सामान्यतः मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज गुरुत्व केंद्र अलग अलग जगहों, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु, अलग अलग आकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग जगह पे होता है। सामान्यतः वृत्ताकार या गोलाकार वस्तुओं के लिए, वृत्ताकार वस्तु तो वैसे 3D में कहाँ बननी है, गोलाकार बोलेंगे। गोलाकार वस्तुओं के लिए या दंडाकार वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसका गुरुत्व केंद्र, मतलब वह बिंदु जहां पे भार को पूरा पूरा केंद्रित माना जा सकता है, मध्य में ही लगभग रहता है, और इसलिए इसका मध्य बिंदु लिया जाता है R त्रिज्या। और जब लंबाई में ध्यान रख लो, यहां पर प्रभावी लंबाई बराबर निकालना है तो क्या होता है,
प्रभावी लंबाई बराबर में होता है रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, प्लस गोलक की त्रिज्या, गोलक की त्रिज्या, ये दिमाग में रखना है। मतलब अगर प्रभावी लंबाई को अगर मैं एल केवल मान लूं तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल डैश प्लस आर, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल डैश प्लस आर। तो ये प्रभावी लंबाई समझ गए हैं। टी बराबर 2 पाई। अब थोड़ा यहां समझो कि यहां है क्या क्या। 2 पाई तो नियत है, 2 पाई नियत है, इसका मान बदल नहीं सकते हम। 2 रहेगा और पाई का मान फिक्स है, पाई का मान भी नियत है, तो 2 पाई नियत है। अब बात करते हैं हम, यहां पर अंतर सिर्फ किसका आएगा, एल और जी का। अगर जी को भी फिक्स रख लेंगे तो यहां पे देखो होगा क्या हमारे पास कि एल बराबर जो टी होता है अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर नहीं, टी अनुक्रमानुपाती है एल के और टी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, करनी में जी के। गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा रहेगा तो टी क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, और जी कम रहेगा तो टी ज्यादा होगा। अगर कोई आपसे बोले कि पेंडुलम वाली घड़ी को ध्रुवों पर ले जाओ, पेंडुलम वाली घड़ी को ध्रुवों पर ले जाओ, उसका आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या बताओगे, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और भूमध्य रेखा पर लेकर आओगे तो जी का मान कम होता है, इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां लंबाई का देखो, अगर प्रभावी लंबाई धागे की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और धागे की लंबाई कम कर दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ध्यान रख लेना कि आवर्तकाल आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा है, तो आवर्तकाल जब बढ़ेगा तब आवृत्ति घट जाएगी, जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। आप देख लेना दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब थोड़ा इससे हम प्रभावी लंबाई और ये फॉर्मूला समझ गए हो, थोड़ा इससे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे कंसेप्चुअल तौर पर चीजें आती हैं। 2 पाई बराबर रूट में एल अपॉन जी। यहां समझ लो कि अगर एक झूला है और इस झूले पर एक लड़की बैठी हुई है, इस झूले पर एक लड़की या लड़का बैठा हुआ है, और तो इसका गुरुत्व केंद्र नीचे है, ध्यान रखना इसका गुरुत्व केंद्र नीचे है। अचानक झूलते झूलते ये क्या ऊपर खड़ी हो जाती है, उस पर ऐसे खड़ी हो गई, तो गुरुत्व केंद्र उसका उठ के ऊपर थोड़ा आ गया, मतलब त्रिज्या क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। जो त्रिज्या है वो एल तो वही मान लो, क्योंकि अभितान्य डोरी हम मान लेते हैं, तो एल तो मान लो सेम है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और आर अगर थोड़ा कम होगा तो हमारी प्रभावी लंबाई जो है एल क्या हो जाएगा, एल डैश प्लस आर जो है वो कम हो जाएगा, और कम होने से जब लंबाई कम होगी तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होगा, और आवर्तकाल कम होगा मतलब आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब झूला बहुत तेजी से गति करने लगेगा, क्योंकि कम समय में चक्कर पूरा करने लगेगा। आवर्तकाल मतलब क्या है, एक चक्कर में लगा समय कम हो गया तो झूले की रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, झूला तेजी से झूलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, दिमाग में रखना। अब कई बार ये बात आ जाती है कि इसी झूले पर जब ये लड़की बैठी थी, अचानक एक लड़की आके और बैठ गई, इसके पास ही आकर एक लड़की और बैठ गई, तब क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान इसमें कहीं है ही नहीं, इस फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान है ही नहीं, तो द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है आदर्श रूप में। वैसे तो अगर अभितान्य डोरी नहीं है तो डोरी थोड़ी बढ़ जाएगी, बट एग्जाम में क्वेश्चन आदर्श रूप में आता है, और जब आदर्श रूप में आता है तो आपको दिमाग में रखना है
कि द्रव्यमान, जब ये डोरी द्रव्यमान बढ़ाने से डोरी का अभितान्य डोरी है तो बढ़ेगी नहीं, और इसलिए द्रव्यमान का कोई असर नहीं होता है। द्रव्यमान का कोई असर नहीं होता है। एक व्यक्ति और आके बैठ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अभितान्य डोरी है तो। और एग्जाम में आएगा तो आपको आदर्श वाली बातें ही पूछता है कि एक लड़की झूल रही थी, उसके पास ही आके दो लड़कियां और बैठ गईं, बताओ आवर्तकाल क्या होगा? बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर वो खड़ी हो गई तो उसका खुद का ही गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा ऊपर आ गया और इसलिए आर की वैल्यू कम हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाता है। दिमाग में रखो। तो ये लंबाई पर बात समझ में आ गई। डोरी को बढ़ा देंगे, वहां से निकाल ही लोगे क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। जी की बात अगर आएगी तो जी में आपको समझ में आ ही गया कि त्वरण जहां ज्यादा रहेगा वहां पर आवर्तकाल कम होगा, जहां पे त्वरण कम रहेगा वहां आवर्तकाल ज्यादा, जहां ये ज्यादा रहेगा वहां पे ये कम रहेगा। तो ध्रुवों पर ले जा रहे हैं, भूमध्य रेखा पर ले जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं, ये सब बता सकते हो। एक और बड़ा मजेदार चीज मैं आपको लगे हाथ में बता लूं क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी उलझन वाला नहीं होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो कोई बोलता है कि कृत्रिम उपग्रह में चले गए हम पेंडुलम लेकर, कृत्रिम उपग्रह में या लिफ्ट जब नीचे आता है, लिफ्ट जब नीचे आता है, जब नीचे आ रहा हो, लिफ्ट जब नीचे आ रहा हो, इन दोनों स्थितियों में माना जाता है कि जी की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य। त्वरण शून्य हो जाता है। भारहीनता आगे मैं बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, भारहीनता की स्थिति आ जाती है। तो वहां होगा क्या समझो, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन जी, t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन में जी के जगह पे 0 और 0 नीचे आ गया, 0 से भाग देंगे तो अनंत, t बराबर आ गया अनंत। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत। और हमारी आंखें इतनी मजबूत नहीं है कि अनंत को देख पाएंगी और इसलिए पेंडुलम दोलन करना बंद कर देगा। पेंडुलम का दोलन हम देख ही नहीं पाएंगे, पेंडुलम दोलन नहीं कर पाएगा, नहीं करता है पेंडुलम, उस समय दोलन नहीं करता है। ध्यान रख लेना क्योंकि आवर्तकाल अनंत हो गया है और आवर्तकाल अनंत हो गया तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? शून्य। ये भी समझो ना, आवर्तकाल अगर अनंत हो गया तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? शून्य। मतलब चक्करों की संख्या क्या हो गई? शून्य। चुपचाप ऐसे पड़ा रहेगा, वो दोलन करेगा ही नहीं, गति करेगा नहीं। घड़ी का पेंडुलम ही लेके चले जाओ, पेंडुलम वाली घड़ी, तो घड़ी का पेंडुलम गति करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ये ध्यान रख लो। और आप लोगों को कभी क्वेश्चन आ जाए कि गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त क्यों चलती हैं? गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त क्यों चलती हैं? अब बातें हो रही हैं तो सारी हो जाएं। गर्मी के दिन में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त चलती है। देखते हैं सुस्त चलती है कि नहीं, पहले बात को समझते हैं। तो ये घड़ी है, थोड़ा सा इसकी सुइयां बढ़ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार। बहुत गर्मी रहेगा तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ जाएगी तो t अनुक्रमानुपाती होता है रूट में l, l बढ़ गया तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चूंकि l उष्मीय प्रसार से l बड़ा हो गया और l बड़ा हो गया है इसलिए आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और आवर्तकाल बड़ा हो जाएगा मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में समय ज्यादा लेगी और ज्यादा लेने कोई तो सुस्त बोलते हैं। जब कोई काम धीरे धीरे कोई करता है बोलते हैं सुस्ती से कर रहा है। तो गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। या आप बता सकते हैं कि तापमान के कारण धातु जो भी लगा है उसमें उष्मीय प्रसार हल्का सा होता ही होगा और उस उष्मीय प्रसार के कारण, जैसे कि आप रेलवे ट्रैक के बीच में जगह छोड़ने का पढ़ते हैं कि जगह नहीं छोड़ेंगे तो प्रसार होगा तो टेढ़ी हो जाएंगी, वैसे ही हल्का फुल्का प्रसार इसमें हो जाता है और इससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। और सर्दी के दिनों में क्या होंगी? यही आप उल्टा कर लीजिए। सर्दी के दिनों में क्या हो जाएंगी? तो सर्दी के दिनों में
तेज हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, सर्दी के दिनों में तेज हो जाती हैं। कैसे? तो सर्दी के दिनों में थोड़ी सिकुड़ जाएंगी ये, सर्दी के दिनों में सुई जो रहेगी हल्की फुल्की सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ेगी तो लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो आवर्तकाल भी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस समय घड़ियां थोड़ी तीव्र हो जाएंगी, घड़ियां थोड़ी सी तीव्र हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उलझाना, कोई चाहे द्रव्यमान फिक्स कर लेना कि द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान से हमें कोई यहाँ पे मतलब है नहीं, गुरुत्व केंद्र से जरूर है, द्रव्यमान से नहीं है। और गुरुत्व केंद्र से इसलिए है क्योंकि त्रिज्या हमें वहां लेना है, और इसलिए अगर 9th क्लास का सही से डेरिवेशन और सही तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल कराया गया रहे तो इसको यहाँ इतना जोर डाल के पढ़ाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ये काम है। तो गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त क्यों हो जाती हैं, ये आपको आपके नोट्स में जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें ये उदाहरण नहीं दिए होंगे। इन उदाहरण को मैं आज शाम तक आपके पास भेज दूंगा, उसको भी अपने कॉपी में समावेश कर लीजिएगा। एक बार मैं लिखने वाला मैटर पढ़ के बता देता हूं और फिर आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो टाइप करे, दिक्कत नहीं हो तो एक बार भोंपू जरूर बजाए, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ बातें आपको क्लियर कट समझ में आ गई हैं। एक बिंदु और बचा है, उसको भी बता दूंगा, सेकंड लोलक। सेकंड लोलक क्या होता है वो भी समझा दे रहा हूं। यह बात समझने के बाद किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को देख रहे हो, बिंदु आकार का भारी कण एक भारहीन अवितान्य लंबाई में न बढ़ने वाली, मैंने लिख दिया है अवितान्य मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो एक भारहीन या अवितान्य एवं पूर्णतः लचकदार, लचकदार मतलब क्या, जो ऐसे लचक सके, लंबाई में न लचके, लंबाई में नहीं लचके, केवल क्या हो गए इधर लचक सके, ऐसे लचक सके, उसको पूर्णतः लचकदार बोल रहा है। आदर्श कल्पना है, पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें। व्यवस्था भी ऐसी करें कि घर्षण रहित दोलन हो, ठीक है। अब पढ़ने के लिए क्या करें, घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें। तो इस संपूर्ण निकाय को, इस संपूर्ण सिस्टम को लोलक कहते हैं। यहां समझाया गया है डोरी की लंबाई L है, गोलक है ये, बॉब इंग्लिश में बोलते हैं, गोलक की त्रिज्या r है, तो प्रभावी लंबाई L + r हो जाती है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण का आवर्तकाल t = 2 पाई रूट में L/g सेकेंड, अर्थात t अनुक्रमानुपाती होता है रूट L के। प्रभावी लंबाई बढ़ाने से आवर्तकाल बढ़ेगा, वो घटाने से घटेगा। बाकी सब मैंने बोर्ड से समझा दिया, आप समझ लीजिएगा। अंततः बात कर लेते हैं सेकंड लोलक का। सेकंड लोलक क्या है, अब इसको बोर्ड पर न जाके यहीं समझा देता हूं। कोई भी ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड रहे, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड लोलक। अब ये बना दिए हैं लोग तो ठीक है, हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। आवर्तकाल 2 सेकंड मतलब एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का चक्कर लेगा, वो 2 सेकंड का समय लेगा एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में। एक दोलन क्या है पीछे देखें तो एक दोलन में 2 सेकंड का अगर समय ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड लोलक। और सेकंड लोलक इस प्रकार, सेकंड लोलक की लंबाई अगर हम देखेंगे वो फॉर्मूले से निकल जाएगा, उसी फॉर्मूले से t = 2 पाई रूट में L/g, g का मान 9.8 रख देंगे, 2 पाई का मान रख देंगे, t का मान 2 पहले से ही दे दिया है तो L निकल जाएगा। हमें नहीं करना है, डायरेक्ट समझ लो कि उस तरीके से निकालते हैं तो इसका वैल्यू निकलता है 0.9934 मीटर, जो लगभग 1 मीटर है, या बोल सकते हैं 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं है भैया, इसको सेंटीमीटर कर लेना, या 100 सेंटीमीटर। अब मैं तो इसको कर नहीं सकता क्योंकि ये PDF है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, तो इसको सही कर लीजिएगा 100 सेंटीमीटर। और इसलिए मैं इसको बोर्ड पर एक बार करके फिर से बताऊंगा, जिससे कि क्लास का कहीं कोई समस्या ना रहे आपको। सेकंड लोलक, और आज की क्लास खत्म। सेकंड लोलक, सेकंड लोलक क्या है, ऐसा सरल लोलक, मैं पेन बदल लूं, ऐसा सरल लोलक
ऐसा सरल लोलक, ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो। इसकी प्रभावी लंबाई कितनी रहेगी? तो प्रभावी लंबाई आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी। T बराबर 2 सेकेंड हमको दिया हुआ है, 2 इंटू पाई का मान 3.14 रूट में L पता नहीं है, बटा में G 9.8। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करके हल कर लो, हल कर लोगे। जरूरी नहीं है, ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूँ, आवश्यक नहीं, हल करना आवश्यक नहीं, बस समझाने के लिए, आवश्यक नहीं। तो ये लगभग आ जाता है कितना? 0.9934 मीटर। इसी को बोल सकते हो क्या? 1.00 मीटर, या इसी को 100 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। यह आपको दिमाग में रखना है। और इस तरीके से बीच में अगर YouTube वाला समस्या नहीं हुआ होता तो क्लास और पहले ख़त्म हो गई होती, लेकिन अब आज ये मॉड्यूल पूरा ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग मिलेंगे तो नए मॉड्यूल के साथ आएंगे। अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, सोचिए, हर बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगता है तो पूछिए, उसका आंसर मिलेगा आपको। अभी तो सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो भूपू बजाइए, क्लास को मैं बंद करूं अब यहीं पर। बोलो भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। सबको जप नाम। आप लोगों की सदा ही जय हो। पढ़ाई ठीक से करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।